गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। आज मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगी और उसके साथ ही साथ मैं ऊष्मा इंजन मीन्स हीट इंजन की वर्किंग भी बताऊंगी। पर ये सब जानने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखिए रिवर्सिबल नाम से ही अप्रेरित होता है कि सपोज करो कोई सिस्टम को हम लोग चेंज कर रहे और चेंज हटाने पर वो सिस्टम वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। ओके, जैसे सब और रिवर्सिबल का सिंबल ऐसे होता है, हाफ एरो। मतलब अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी वापस ए में भी कन्वर्ट हो सकेगा। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पर इन जनरल यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता है। सारे सिस्टम जो भी हमारे यूनिवर्स में है वो सारे क्या है, हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर ए बी में कन्वर्ट होगा तो बी को वापस ए में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि 90% कन्वर्ट हो पर 10% ना हो। तो यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ जो सिस्टम है वो हमारे क्या है, इरिवर्सिबल है। और इन जनरल रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो सिस्टम को वापस अपने प्रीवियस कंडीशन में ला दे। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में अगर हम लोग सिस्टम को वापस ला सकते हैं कुछ चेंज करने के बाद, तो ऐसे प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। सपोज करो मैंने ए को टेम्परेचर T, प्रेशर P और वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम V है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर हटाने पर वापस उसको हम ए की कंडीशन में लाते हैं तो वो हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। और जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा इरिवर्सिबल के एग्जांपल है विद्युत धारा द्वारा तार का गर्म होना। अगर हम लोग तार को हीट करेंगे तो उसकी कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी चेंज होगी, और अगर हम लोग टेम्परेचर हटा देंगे तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए क्या, सस्टेन हो जाएंगी। मतलब तार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे दूध में चीनी मिलाना, यदि आप दूध में चीनी मिलाते हैं तो क्या आप वापस चीनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूध से? नहीं। तो जो प्रोसेस जिनमें वापस एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब वापस ओरिजिनल कंडीशन पॉसिबल हम लोग नहीं ला सकते हैं, तो वैसे प्रोसेस हमारे क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए ऊष्मा इंजन मतलब हीट इंजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इसकी वर्किंग भी आ सकती है, इसके फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक तरीके से मशीन है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा होता है सिंक। सोर्स, यहाँ पर आप सोर्स लिख लीजिए। सोर्स मतलब स्रोत, सिंक, ठीक है, और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स का टेम्परेचर यहाँ क्या है, T1 है। ठीक है, और इसको हम लोग Q1 ऊष्मा देते हैं। जैसे ही हम सोर्स को Q1 ऊष्मा देते हैं वैसे ये वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर कुछ वर्क किया जाता है। ठीक है, और ये वर्क करने के बाद जो बची हुई ऊष्मा है वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, सिंक को। ठीक है, सोर्स को Q1 ऊष्मा देते हैं, फिर वर्किंग सब्सटेंस में कुछ वर्कआउट होता है। उस वर्कआउट करने के बाद जो ऊष्मा बचती है वो ऊष्मा क्या हो जाएगी, सिंक को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए जो वर्किंग सब्सटेंस है तो उसमें कार्य क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अमाउंट है वही किस में खर्च हुआ है, वर्किंग सब्सटेंस में। तो W = Q1 - Q2। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2 है, और यहाँ पर T1 > T2। जाहिर है जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है हमारा सॉरी, उसका अमाउंट हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 > T2। अब देखिए
T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट है, इसमें कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर ईटा क्या है, दक्षता। दक्षता मतलब उसकी कितनी इफ़िशेंसी है वर्क करने की, ठीक है। तो अब वर्क करने की इफ़िशेंसी क्या होगी, ईटा इक्वल टू W/Q1। कितना वर्क किया गया, कितनी ऊष्मा देने पर, है ना। तो कितना वर्क किया गया, कितनी ऊष्मा देने पर, तो ईटा इक्वल टू W/Q1। अब यहाँ W देखिए क्या है, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यही W की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। अब देखिए इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ब्रेक करके मैंने लिखा है, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है। अब देखिए जब डिवाइड करके लिखा तो Q1 देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब देखिए Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू क्या होगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये इफ़िशेंसी का फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ये इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक कार्नोट इंजन है, हीट इंजन और कार्नोट इंजन दोनों ही सेम है हमारे, ठीक है। ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन और या हीट इंजन, ये दोनों ही हमारे क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो हीट इंजन है या कार्नोट इंजन है वो 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो पहला काम हमारा है इन टेम्परेचरों को केल्विन में कन्वर्ट करने का। अब देखिए क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, सोर्स होगा, और जो टेम्परेचर कम होगा वो हमारा क्या होगा, सिंक होगा, ठीक है। तो T1 हमारा क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। और T2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 273, तो क्या आ जाएगा 273 केल्विन। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। अब यही वैल्यू हम लोगों ने T2 की रखी, T1 की रखी, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373। तो ईटा इक्वल टू 100 बाई 373। तो ईटा इक्वल टू 0.268 है। और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 26.8% आएगा, ठीक है। अब आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, फर्स्ट लॉ, जीरो लॉ और सेकंड लॉ, तीनों ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कभी इस टॉपिक को छोड़कर मत जाइए एग्ज़ाम में, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ और जीरो लॉ आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद वो मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, उसको रिवाइज करिए, ठीक है, तभी आपको सेकंड लॉ समझ में आएगा। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी युक्ति बनाना असंभव है जो स्रोत मतलब सोर्स से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, मतलब और शीतल वस्तु को कुछ भी ऊष्मा ना दे। इसका मतलब ये है, देखिए वर्किंग्स ये है हमारा कार्नोट इंजन, हीट इंजन। ये कह रहा है कि ऐसी युक्ति बनाना जो सोर्स से ली गई पूरी ऊष्मा को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्किंग सब्सटेंस में, और कोई भी ऊष्मा ना दे सिंक को, मतलब शीतल वस्तु को। तो वही कह रहा है कि ऐसा कोई भी चीज़ बनाना वो क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब कोई भी ऐसी युक्ति या मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो सोर्स से ली गई सारी ऊष्मा को वर्किंग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ये देखिए एक बार, ऐसी युक्ति का बनाना असंभव है जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे तथा शीतल वस्तु को कुछ भी ऊष्मा ना दे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हमारा बचा है